आज के वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के अंतर्गत अध्याय 3 शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका के बारे में जानेंगे। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए या शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाई है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी क्या भूमिका है। सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, आपदा के समय राहत, लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार, सरकार ये सब काम कराते हैं। और जब ये सब में परेशानी होती है, कठिनाई होती है, तो लोगों का अधिकार है। लोकतांत्रिक सरकार में क्या है, लोग अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर सकते, अपने अधिकार को सरकार के सामने पेश कर सकते। ठीक है, ये लोकतंत्र का विशेषता है। इसलिए अपेक्षा होती है कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार इसे पूरा करे। जैसे सड़क सही ढंग से नहीं है, बिजली नहीं मिल रही है, कानून व्यवस्था सही नहीं है, आपदा अर्थात कोई भी महामारी हो, बाढ़, भूकंप, ये सब आपदा के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी समस्याओं के समय सरकार द्वारा जो चुनी गई, लोगों द्वारा जो चुनी गई सरकार है, इससे लोग आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि इसकी समस्याओं को पूरा करें। इस अध्याय में हम लोग शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सरकार की भूमिका को समझेंगे और देखेंगे कि यह सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ी हुई है। शिक्षा हमारे जीवन के विकास के लिए जरूरी है। हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, शिक्षा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अर्थात पूरी दुनिया को समझने का मौका देती है, शिक्षा के द्वारा आत्मविश्वास देती है और व्यक्ति एवं समाज को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करती है। शिक्षा इस बात के लिए सक्षम बनाती है कि हम अपनी रुचि के अनुसार काम ढूंढ पाए। समाज के लोग किसी समस्या पर मिलजुल कर बात कर सके और उसका समाधान निकाल सके। ये शिक्षा की क्या विशेषता है कि जो व्यक्ति शिक्षित है, ऐसे व्यक्तियों को आत्मविश्वास देती, समाज को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करती, किसी भी समस्या को मिलजुल कर या बातचीत करके उस समस्या का समाधान के लिए निकालती, कुछ सोचती। इसके अलावा एक शिक्षित व्यक्ति अदालत में अपना बचाव के लिए बगैर अपना बचाव करने, बैंक से ऋण लेने, वैज्ञानिक ढंग से खेती करने, सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेने के लिए ज्यादा समर्थ होता है। तो ये सब शिक्षा का क्या है, महत्व है। शिक्षित व्यक्ति इन क्षेत्रों में क्या रहेगा, आगे रहेगा। वह राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने एवं सामाजिक कार्यों में सफलतापूर्वक भागीदारी करने में सक्षम महसूस करता है, अपने आप को योग्य समझता है। तो आइए आज देखते हैं बिहार में शिक्षा की स्थिति किस प्रकार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही सरकार के लिए हमारे संविधान ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि 10 वर्षों के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएगी। मतलब 14
वर्षों के सभी बच्चों को 10 वर्ष तक सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। जो सरकार ने सोचा वो अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए। आज इतने वर्षों बाद भी सभी लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंची। आज भी हम देखते हैं गांव में हमारे समाज में बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं, परंतु सरकार दावा किया था कि 10 वर्षों के अंदर सभी बच्चों को क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए। हमारा देश कब आजाद हुआ आपको मालूम है? यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। आइए राज्य के उदाहरण से इस स्थिति को समझें। एक दृष्टि हम नीचे की तालिका पर डालते हैं जो बिहार की साक्षरता दर से संबंधित है। साक्षरता दर यह बताती है कि कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। यह वैसे लोगों की कितनी संख्या है जो कम से कम अपना नाम लिख सकते हैं और कुछ वाक्यों को पढ़कर समझ सकते हैं। तो भारत की जनगणना 2001 के अनुसार बिहार की साक्षरता की स्थिति यहाँ पे दर्शाई है। यहाँ पे कुल साक्षरता कितना है? कुल साक्षरता दर प्रतिशत में 47% है। पुरुषों में साक्षरता दर प्रतिशत में 60, महिलाओं का 33, अनुसूचित जाति अर्थात ये कोटि वर्ग भी दिया गया है उसमें 29%, अनुसूचित जनजाति 28%। तो इस तालिका को हम लोग चार्ट के द्वारा भी जानने का प्रयास करेंगे। इस तालिका को देखने से यह पता चलता है कि अपने राज्य में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय, बहुत ही खराब है। हमारी कुल साक्षरता दर आधी से भी कम है। अर्थात हमारे देश की कुल आबादी के आधे से ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की स्थिति सबसे बदतर है। इस तालिका में आप देख लिए, ठीक है। बदतर अर्थात सबसे खराब है। इनमें केवल 1/3 28 से 33% ही साक्षर। देखिए यहाँ पे इस चित्र के द्वारा भी बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। यह स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि स्कूल की व्यवस्था बहुत कमजोर है। बचपन में इन्हें स्कूल जाने का एवं पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। इसका कुछ कारण हो सकता है। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण साक्षरता दर में प्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली। मतलब सरकार के कुछ कदमों के कारण, कुछ प्रयास के कारण साक्षरता दर अर्थात बहुत सारे लोग शिक्षित होने के लिए तैयार हैं। बहुत लोग शिक्षित हो भी गए, फिर भी 100% लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। जितना सरकार प्रयास की है उससे कम लोग साक्षर हुए। बच्चों द्वारा बच्चों का सर्वे अर्थात घर घर जाकर लोगों से जान पहचान होना, उनकी शिक्षा स्तर को जानना या फिर उनके समस्याओं को जानने का प्रयास करना। आज भी बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं या पढ़ाई नहीं कर पा रहे, इसके लिए एक सर्वे करते। 4 बच्चों की टोली बनाकर नीचे दिए गए प्रश्नों पर कम से कम 3 बच्चों से बातचीत करना। इन बच्चों की परिस्थिति अलग अलग है। यह पता करने की कोशिश करें कि किन कारणों से के चलते ये बच्चे
विद्यालय नहीं जा पा रहे। ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए, वे कौन कौन से कारण हैं जिनके चलते वे स्कूल कभी नहीं गए? तो क्या कारण हो सकता है? गरीबी की वजह से बहुत सारे बच्चे विद्यालय नहीं जा पाए, पढ़ाई नहीं कर पाए। इसका पॉइंट्स आप लिखेंगे। अशिक्षा की वजह से उनके माता पिता हो सकता है अशिक्षित थे, जिसकी वजह से शिक्षा का महत्व को नहीं समझ पाने के कारण वे अपने बच्चों के विद्यालय नहीं भेज पाए। तीसरा पॉइंट है लिंग भेदभाव। समाज में लिंग भेदभाव अर्थात लड़का लड़की में भेदभाव होने की वजह से भी बहुत सारे गार्जियंस, बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते। ये भी कारण हो सकता है। स्कूल की कमी, बाल मजदूरी, सामाजिक भेदभाव, इन सभी कारणों की वजह से बच्चे कभी स्कूल नहीं गए होंगे। ऐसे दूसरा पॉइंट है ऐसे बच्चे जो विद्यालय में पढ़ते थे लेकिन उन्होंने बीच में ही जाना बंद कर दिया। किन कारणों से ये बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़ दिए? गरीबी की वजह से हो सकता है, वे फीस जमा नहीं कर पाए होंगे, या जो भी स्कूल में जरूरत हुई होगी पैसे की तो उसको नहीं जमा कर पाने के कारण वे स्कूल छोड़ दिए। स्कूल दूर होने के कारण, बाल मजदूरी, जाति भेदभाव इत्यादि के कारण बच्चे विद्यालय भी गए होंगे और बीच में जाकर छोड़ दिए। ऐसे बच्चे जो बाल मजदूर हैं, किन किन कारणों से ये बच्चे पढ़ने की उम्र में मजदूरी करने लगे हैं? बहुत सारे बच्चे बाल मजदूर हैं, बचपन में उनको पढ़ने का अधिकार है, परंतु पढ़ाई न करके वे मजदूरी काम करते। क्या कारण से हो सकता है? गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, बेरोजगार के कारण, संतुलित भोजन नहीं मिल पाने के कारण इत्यादि कारण। ठीक है, तो बच्चों आप इन पॉइंट्स को आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। अगली क्लास में हम लोग इस शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठाई है, सरकार की क्या भूमिका है, इसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।